नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोल रहे हैं जिसने दक्कन की सियासत पर कह सकते हैं एक अमिट छाप छोड़ी। ये है 1659 की प्रतापगढ़ की लड़ाई। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस घटना की कई परतें खोलते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आईने में देखेंगे कि कैसे एक मुलाकात, एक टकराव इतिहास का रुख बदल सकता है। सही कहा। जरा सोचिए, नवंबर 1659 है। पश्चिमी घाट की वो मुश्किल घनी पहाड़ियां, एक तरफ शिवाजी भोंसले, एक उभरते हुए मराठा योद्धा, और दूसरी तरफ बीजापुर सल्तनत का सबसे ज्यादा अनुभवी और कह सकते हैं खूंखार सेनापति अफजल खान। माहौल में जबरदस्त तनाव है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारी जो ये गहरी पड़ताल है, इसका मकसद यही है कि स्रोतों के आधार पर समझें कि इस लड़ाई के पीछे की रणनीति क्या थी, वो हिम्मत कहां से आई और नतीजे क्या निकले। तो शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए पता लगाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि भाई ये टकराव की नौबत आई ही क्यों। स्रोत क्या बताते हैं कि शिवाजी बीजापुर सल्तनत के लिए इतने बड़े सिरदर्द कैसे बन गए थे। देखिए 1659 तक आते आते शिवाजी महाराज अब सिर्फ एक स्थानीय जमींदार नहीं रहे थे। जैसा हमारे स्रोत साफ तौर पर बताते हैं, उनकी ताकत बढ़ रही थी। खासकर वो बीजापुरी सल्तनत के इलाकों और अहम किलों पर एक के बाद एक कब्जे कर रहे थे। ये आदिलशाही दरबार के लिए जाहिर एक सीधी चुनौती थी। हाँ, स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि यह सिर्फ किले जीतना नहीं था, ये एक तरह से सल्तनत की जो सत्ता थी उसको सीधी ललकार थी। शिवाजी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। बिल्कुल, और इसी बढ़ते असर को कह सकते हैं जड़ से उखाड़ने के लिए सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय ने, जैसा स्रोत बताते हैं, अपने सबसे भरोसेमंद और हाँ क्रूर सेनापतियों में से एक अफजल खान को चुना। अफजल खान? हाँ, खान को अपनी ताकत पे बहुत जरूरत से ज्यादा भरोसा था। उसे पक्का यकीन था कि वो शिवाजी को बहुत आसानी से कुचल देगा। अफजल खान, स्रोत सामग्री में उसके बारे में क्या खास बताया गया है? उसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता था उस वक्त? स्रोत बताते हैं कि खान अपनी मिलिट्री कामयाबियों के लिए तो जाना ही जाता था, लेकिन साथ ही उसकी बेरहमी की भी चर्चे थे। उसका पिछला रिकॉर्ड काफी डराने वाला था। उसे लगता था कि शिवाजी जैसे एक पहाड़ी चूहे को वो ऐसी मसल देगा। ये उसका अहंकार था। और वो कोई छोटी मोटी फौज लेकर नहीं आया था। स्रोत उसकी सेना का जो जिक्र करते हैं वो तो काफी बड़ा है, करीब 10,000 घुड़सवार और पैदल सैनिक। हाँ, हाथी भी थे, तोपखाना भी था। हाँ, जंगी हाथी, तोपखाना। मकसद बिल्कुल साफ था, शिवाजी को पकड़ो या खत्म करो। यहीं से कहानी में असली टेंशन शुरू होती है ना। सही कहा। एक तरफ खान की इतनी बड़ी सेना और उसका तजुर्बा, और दूसरी तरफ शिवाजी और उनके गिने चुने पर बहुत वफादार साथी, और हाँ, अपनी जमीन की गहरी समझ। तो ऐसे में शिवाजी का रिएक्शन क्या था? स्रोत उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में क्या बताते हैं? क्या प्लान बनाया उन्होंने? यहीं पर शिवाजी की जो कमाल की सूझबूझ है वो सामने आती है। स्रोत इस बात को साफ करते हैं कि शिवाजी अपनी ज्योग्राफिकल ताकत को, भूगोल को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्होंने आमने सामने की खुली मैदानी लड़ाई से बचने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सैनिकों की संख्या खान के पास ज्यादा है। सही। इसलिए उन्होंने महाबलेश्वर के पास प्रतापगढ़ के किले को चुना। प्रतापगढ़ किला, इसकी क्या खासियत थी? स्रोत क्या कहते हैं इसके बारे में? स्रोत के मुताबिक प्रतापगढ़ स्ट्रेटेजिकली एक बहुत ही बेजोड़ जगह थी। ये एक ऊंचा पहाड़ी किला है और चारों ओर घला, बिल्कुल भेद ना सकने वाला जंगल। अच्छा। अब खान की जो भारी भरकम सेना थी, खासकर उसका तोपखाना और हाथी, उनके लिए यहां तक पहुंचना और घेरा डालना बहुत ही मुश्किल काम था। शिवाजी ने भूगोल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ठीक है, किले में सुरक्षित रहना एक बात है, लेकिन अफजल खान जैसे दुश्मन को हराने के लिए कुछ और भी तो चाहिए था। आगे की क्या योजना थी? स्रोत क्या बताते हैं? शिवाजी ने सिर्फ डिफेंसिव नहीं सोचा। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अफजल खान के ईगो को, उसके घमंड को पढ़ लिया था। दिलचस्प। खान चाहता था कि शिवाजी नीचे मैदान में आकर सरेंडर करें, लेकिन शिवाजी ने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। उन्होंने खान को प्रतापगढ़ किले के ठीक नीचे एक पर्सनल मीटिंग के लिए राजी कर लिया, और बहाना शांति वार्ता का। एक पर्सनल मीटिंग इतने बड़े दुश्मन के साथ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क लगता है। स्रोत इस जोखिम के बारे में क्या कहते हैं? रिस्क तो था, बहुत बड़ा रिस्क था, और स्रोत ये मानते भी हैं, लेकिन ये शिवाजी की एक सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। अच्छा। तय ये हुआ कि दोनों नेता कम बॉडीगार्ड्स के साथ मिलेंगे, और सबसे जरूरी बात, बिना हथियारों के, ताकि बातचीत का माहौल बने, ऐसा दिखाया गया।
लेकिन शिवाजी किसी भी धोखे के लिए अंदर ही अंदर पूरी तरह तैयार थे। तो मतलब ऊपर से शांति की बात, पर अंदर ही अंदर पूरी तैयारी। स्रोत शिवाजी की तैयारी के बारे में क्या खास बताते हैं? क्या डिटेल्स मिलती हैं? स्रोत शिवाजी की सावधानी और तैयारी का बड़ा दिलचस्प ब्यौरा देते हैं। बताया गया है कि मुलाकात के लिए जब वो गए तो उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहना हुआ था, जिसे चिलखत कहते हैं। अच्छा, कवच पहना था। हाँ, और साथ ही उनके पास 2 खुफिया हथियार थे जिनका जिक्र स्रोत खास तौर पर करते हैं। एक था वाघनख। वाघनख। हाँ, यानी बाघ के पंजों जैसा दिखने वाला एक छोटा सा लेकिन बहुत खतरनाक हथियार। इसे हथेली में छुपाया जा सकता था। और दूसरी थी एक छोटी कटार, जिसे बिछुआ भी कहते हैं। कमाल है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ बहादुर ही नहीं थे, बल्कि कितने अलर्ट और दूर की सोचने वाले थे। और फिर वो मुलाकात हुई, वो अहम घड़ी। क्या हुआ उस वक्त? क्या वाकई शांति वार्ता हुई? मुलाकात प्रतापगढ़ किले के नीचे एक खास तौर पर लगाए गए शामियाने में शुरू हुई। स्रोत उस माहौल का जिक्र करते हैं। अफजल खान अपनी पूरी शान शौकत के साथ मौजूद था, आत्मविश्वास से एकदम भरा हुआ। शिवाजी भी वहां पहुंचे। अब रिवाज के मुताबिक दोनों गले मिलने के लिए आगे बढ़े, और यहीं पर ठीक उसी वक्त, जैसा स्रोत बताते हैं, वो हुआ जिसका डर शिवाजी को पहले से था। क्या हुआ? खान ने धोखा दिया। हाँ, स्रोत बिल्कुल साफ बताते हैं कि जैसे ही शिवाजी अफजल खान के गले लगे, खान कदकाठी में शिवाजी से काफी विशाल था। खान ने अपनी पकड़ एकदम मजबूत की और शिवाजी की पीठ में अपनी छुपी हुई कटार से वार करने की कोशिश की। अरे बाप रे! उसका इरादा साफ था, शिवाजी को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़कर वहीं खत्म कर देना। मतलब सीधा हमला। लेकिन शिवाजी तो तैयार थे, जैसा आपने बताया। बिल्कुल, पूरी तरह तैयार। स्रोत बताते हैं कि उनके पहने हुए कवच ने, उस चिलखत ने कटार के वार को बेकार कर दिया। बच गए। हाँ, और इससे पहले कि खान संभल पाता या कुछ और कर पाता, शिवाजी ने बिजली की सी तेजी दिखाई। यहाँ कहानी बिल्कुल पलट गई होगी। शिवाजी ने क्या किया फिर? स्रोत उस पल को कैसे बयान करते हैं? स्रोत बताते हैं कि शिवाजी ने फौरन अपने हाथ में छुपे हुए वाघनख को पूरी ताकत से अफजल खान के पेट में घोंप दिया और चीर डाला। ओह! और इसके साथ ही उन्होंने अपनी दूसरी कटार, वो बिछुआ, उससे भी जोरदार हमला किया। ये हमला इतना अचानक, इतना तेज और घातक था कि वो भीमकाय अफजल खान वहीं ढेर हो गया। यकीन नहीं होता। स्रोत इस लम्हे को शिवाजी की फुर्ती, उनकी हिम्मत और उनकी निर्णायकता के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। अविश्वसनीय। एक पल में सब कुछ बदल गया। लेकिन अफजल खान की वो विशाल सेना भी तो बाहर इंतजार कर रही थी। उसका क्या हुआ? यहीं शिवाजी की पूरी प्लानिंग का दूसरा हिस्सा सामने आता है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, अफजल खान का मारा जाना सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी। ये शिवाजी की छुपी हुई सेना के लिए एक तय किया हुआ इशारा था, एक सिग्नल। अच्छा, ये सिग्नल था। हाँ जैसे खान गिरा, पास के जंगलों और घाटियों में जो पहले से तैनात थे मराठा सैनिक, जी। जिनका नेतृत्व कान्होजी जे थे और नेताजी पालकर जैसे अनुभवी सरदार कर रहे थे, उन्होंने बाहर इंतजार कर रही बीजापुरी सेना पर अचानक धावा बोल दिया। यानी एक सोचा समझा घात, पूरी तरह से प्लान किया हुआ एम्बुश। हाँ, स्रोत इसे एक बेहतरीन सुनियोजित घात यानी एम्बुश के तौर पर ही बताते हैं। बीजापुरी सेना इस अचानक चारों तरफ से हुए हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जाहिर है। अपने सेनापति की मौत की खबर और मराठाओं के हर हर महादेव के युद्ध घोष ने उनमें भगदड़ मचा दी। उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो इस अचानक हमले और भगदड़ का नतीजा क्या रहा फिर? नतीजा मराठाओं के लिए पूरी संपूर्ण और निर्णायक जीत। स्रोत बताते हैं कि कुछ ही घंटों के अंदर अफजल खान की वो घमंडी सेना या तो मारी गई, या कैद कर ली गई, या बुरी तरह तितर-बितर होकर भाग खड़ी हुई। वाह, ये सिर्फ हथियारों की जीत नहीं थी, ये शिवाजी की रणनीति और मराठाओं के हौसले की जीत थी। श्रोता इस जीत को मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बहुत बहुत अहम मानते हैं। और अफजल खान के शव का क्या हुआ? क्या श्रोता इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, श्रोता इस बात का भी जिक्र करते हैं, और ये महत्वपूर्ण है कि शिवाजी महाराज ने युद्ध के नियमों का पालन करते हुए दुश्मन होने के बावजूद अफजल खान के शव को पूरे इस्लामी सम्मान के साथ प्रतापगढ़ किले के पास ही दफन करवाया। अच्छा। आज भी वहां उसकी कब्र मौजूद है। श्रोता इसे उसकी हार और शिवाजी की जीत के एक स्थायी स्मारक के तौर पर देखते हैं। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि श्रोता उजागर करते हैं कि कैसे बेहतर रणनीति, इलाके की समझ, व्यक्तिगत बहादुरी और एक बिल्कुल सटीक सुनियोजित घात ने संख्या में कहीं ज्यादा बड़ी और अनुभवी सेना को मात दे दी। निश्चित तौर पर
प्रतापगढ़ की लड़ाई मिलिट्री हिस्ट्री में लीडरशिप और स्ट्रैटेजी का एक क्लासिक उदाहरण मानी जाती है और श्रोता इसी बात को बार बार रेखांकित करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस लड़ाई का महत्व सिर्फ एक सैन्य जीत तक ही सीमित नहीं था? स्रोत इसके जो दूरगामी प्रभाव थे उनके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि प्रतापगढ़ की लड़ाई सिर्फ एक लड़ाई या झड़प नहीं थी, ये भारतीय इतिहास और खासकर मराठा इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट थी, एक निर्णायक मोड़। ये मराठा साम्राज्य के वास्तविक उदय की कह सकते हैं शुरुआत थी। मराठा साम्राज्य का उदय, मतलब एक लड़ाई से इतना बड़ा बदलाव कैसे मुमकिन हुआ? स्रोत इसकी क्या व्याख्या करते हैं? स्रोत बताते हैं कि इस एक जीत ने शिवाजी महाराज की शोहरत पूरे भारत में फैला दी। अब उन्हें सिर्फ एक बागी सरदार या लोकल लीडर नहीं समझा जाता था। अच्छा। बल्कि उन्हें एक अजेय योद्धा, एक कुशल रणनीतिकार और हाँ, हिंदू स्वराज के रक्षक के तौर पर देखा जाने लगा। वो एक ऐसा नायक बन गए जो बड़ी से बड़ी सल्तनतों को चुनौती दे सकता था। तो लोगों का नजरिया उनके प्रति बिल्कुल बदल गया। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि आम लोगों ने, खासकर महाराष्ट्र की जनता ने, उनमें अपनी आज़ादी और स्वराज्य यानी अपने राज की उम्मीद देखी। वो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि उनकी आत्मसम्मान का प्रतीक बन गए। स्रोत के अनुसार यहीं से उस मराठा शक्ति की नींव पड़ी जो आने वाले वक्त में मुगलों जैसी महाशक्ति को भी टक्कर देने वाली थी। ये साम्राज्य हिम्मत, चतुराई और स्वराज्य के एक अटूट संकल्प पर आधारित था। तो कुल मिलाकर इस स्रोत सामग्री की गहराई में उतरकर हम देखते हैं कि प्रतापगढ़ की कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है कि कैसे मुश्किल हालात में घने जंगलों और पहाड़ों के बीच से एक ऐसा हीरो उभरा जिसने अपनी पहचान खून या खानदान से नहीं बल्कि अपनी हिम्मत, अपनी रणनीति और अपनी दूरदर्शिता से बनाई। सही कहा। शिवाजी महाराज की ये अहम जीत, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, सिर्फ एक अध्याय का अंत नहीं थी। ये भारतीय इतिहास में एक नए युग की, एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों के सामने भी सही रणनीति, अटूट साहस और पूरी तैयारी से न सिर्फ जीत हासिल की जा सकती है बल्कि इतिहास भी रचा जा सकता है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक व्यक्ति का इरादा और उसकी सामरिक समझ इतिहास की धारा को पूरी तरह मोड़ सकती है और उसका असर सदियों तक महसूस होता रहता है। प्रतापगढ़ महज एक किला नहीं रह जाता है, वो उस अदम्य इच्छा शक्ति और चतुराई का प्रतीक बन जाता है जिसके बारे में हमने आज अपनी स्रोत सामग्री के जरिए जाना।